नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कैबिनेट ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। 15 अगस्त के भाषण में पीएम मोदी ने इस योजना का जिक्र किया था। इसके जरिए देश के छोटे कामगारों और कारीगरों की आर्थिक मदद की जाएगी। उन्हें लोन से लेकर स्किल से जुड़ी मदद भी दी जाएगी। इस स्कीम पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विश्वकर्मा योजना के अलावा पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 169 शहरों में से 100 शहरों को चैनल मेथड से चुना जाएगा। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बसों का संचालन होगा। 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। जिन्हें आज तक हमेशा चिंता की है, उनके बारे में सोचा है, उनके लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई है। उसी कड़ी में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है, वो है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा के माने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रकार से अपना एक बड़ा स्किल लेके उस काम को करते आए हैं। जैसे कुम्हार हुए मिट्टी के काम, सुनार सोने का काम, लोहार लोहे का काम, सुथार लकड़ी का काम, चर्मकार चमड़े का काम, राजमिस्त्री घर बनाने का काम, बांस की टोकरी, झाड़ू, पारंपरिक खिलौने, माला, फूल सजाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बुनने वाले, नाव बनाने वाले, औजार बनाने वाले, ताले चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिसकी एक आज भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। उस बड़े वर्ग को एक नया आयाम देने के लिए विश्वकर्मा योजना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें भारत के शहरों के लिए ग्रीन मोबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान और भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से जुड़ा हुआ है। पीएम ई बस सेवा की मंजूरी दी गई है और पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 10,000 बसें और ये 10,000 न्यू इलेक्ट्रिकल बसेस, 10,000 नई इलेक्ट्रिकल बसेस की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। घोसी के उपचुनाव को लेकर जंग जारी है। बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने नामांकन किया। बीजेपी ने नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वैसे तो घोसी में दारा और सुधाकर के बीच की ये चुनावी जंग अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के लिए भी टेस्ट की तरह है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
ना भी चाहती है। इस मतदारों को हटाएंगे या इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इनके पास केवल तफरीका है, तफरीका पैदा करना, क्योंकि ये तफरीका का इतिहास नहीं जानते। यानी घोसी उपचुनाव में सपा और भाजपा दोनों की परीक्षा है। सपा को साबित करना होगा राजभर और दारा सिंह के साथ छूटने के बाद उनका वोटर में कितना प्रभाव है। भाजपा के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। अब दारा सिंह के लिए बीजेपी और गठबंधन के साथ ही दिग्गजों की कसरत क्या कमल खिलाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिलों में फरीदाबाद में एक गौरक्षक समूह के प्रमुख बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने आज बिट्टू को 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया है और जानकारी के मुताबिक बिट्टू बजरंगी को राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। उस पर दंगा, सशस्त्र डकैती और आपराधिक धमकी सहित कई आरोप लगे हैं। वहीं अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको देख रहे होंगे। पहली तस्वीर में आरोपी बिट्टू की पेशी की गई है, वहीं दूसरी तस्वीर में आप आरोपी कोर्ट से ले जाते हुए देखा जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बुधवार को 5वीं पुण्यतिथि है। देश उन्हें नमन कर रहा है। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वीवीआईपी ने अटल जी को याद किया और उनको पुष्प अर्पित किए हैं। श्रद्धेय अटल जी करोड़ों दिलों पर राज करते थे और उनकी जो कार्यशैली थी, उनके जो निर्णय थे, उनका जो नेतृत्व था, वो देश ने लंबे समय तक देखा। संसद से लेकर सड़कों तक उनके काम को, और उनसे कई पीढ़ियों ने प्रेरणा ली है। अटल जी के जीवन से हम सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमें लगातार उनके जीवन ने प्रेरणा भी दी है और उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनके निर्णय थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला। हम आशा करते हैं उनके दिखाए राह पर कि विकास और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट मॉडल जो है, सुशासन और विकास, उस पर हम आगे भी लगातार चलते रहेंगे। वाजपेयी जी की उनके बताए कदम पर आज भी बीजेपी चल रही है, आज भी उन्हीं की पॉलिसीज पे काम कर रही है। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पुरुष श्रद्धेय अटल जी, जो अदम्य साहस का प्रतीक थे और एक प्रखर चेतना के पुंज थे, निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्र सेवा का अवसर मिला है, उस अवसर के पीछे और भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में स्वर्गीय अटल जी का अद्वितीय योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है, न भुलाया जा सकने वाला योगदान है। उनकी ये चेतना कि हम देश के सामान्य मानवी के जीवन को परिवर्तित करके ही देश को परिवर्तित कर सकते हैं, उसी चेतना पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रवाहित होते हुए आज काम कर रही है। हम सब लोगों ने आज आकर यहाँ अटल जी को अपने प्रिय नेता, जिनके साथ में मेरे जैसे देश के लाखों लाख कार्यकर्ता एक सहज जुड़ाव और संबंध, अपनापन का महसूस करते थे, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते। सर, वाजपेयी जी ने हमेशा से करप्शन के इशू को उठाया है, हमेशा से इस पर बात करी है। उसी को ही पीएम मोदी ने कल रेड फोर्ट से भी बोला, लेकिन ऑपोजिशन अलग अलग तरह के स्टेटमेंट कर रहा है। दिखता है कि ये स्थान नहीं है कि जहां मैं किसी राजनीतिक विषय पर टिप्पणी करूं, लेकिन निश्चित ही और बहुत लोग आए, आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि देने। संगीत में श्रद्धांजलि भी अभी दी गई। सभी आए और हमारे एनडीए के साथी भी बड़ी संख्या में आए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही बहुत विराट था। जो पॉलिसी रही है करप्शन को हटाना है और जिस तरह के जो उनके मार्क्स हैं, उन्हीं पर ही बीजेपी आज का काम कर रही है। कल भी पीएम ने वहीं से करप्शन के बारे में बोला, लेकिन ऑपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि इट्स ऑल जस्ट अ शो। देखिए, श्रद्धेय अटल जी का जहां तक सवाल है,
तो उनकी लोकप्रियता दल से ऊपर उठकर थी। सभी राजनीतिक दलों के नेतागण अटल जी को मानते थे, उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे और उनके प्रशंसक थे, और इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो अजात शत्रु थे। निश्चित रूप से उन्होंने देश को जो राह दिखाई है उस पर हम सभी को आगे बढ़ने का काम भी करना चाहिए। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने कल? देखिए, ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है, और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी और सत्ता में उनकी वापसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक हताश ऑपोजिशन बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है, लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बनाने जा रहा है। हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा कि मोदी जी अपनी पार्टी के पास बहुत बहुमत होने के बावजूद सभी को साथ लेकर चलने की उदार कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में उन्हें फिर से पूर्ण बहुमत मिलेगा। वह वाजपेयी जी की तरह ही संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खड़गे अहंकारी हैं, उनके पास कोई आधार नहीं। जहां भी भाजपा सरकार में नहीं है वहां भ्रष्टाचार है। 1700 करोड़ रुपए से बने पुल डूब रहे हैं, चारों तरफ हत्या है। ऐसे में धार्मिक राजनीति करते हैं, जबकि मोदी जी बात करते हैं एक देश के रूप में एक साथ चलने के बारे में। नीतीश जी को यह सोचने की जरूरत है कि वह अलग क्यों हैं। अटल जी ने उन्हें इतना सम्मान और प्यार दिया, उन्हें सोचने की जरूरत है कि आज वह उन लोगों के साथ हैं जिन्हें उन्होंने जंगल राज का हिस्सा बताया था। कहने को तो कोई भी कर सकते हैं, इसीलिए तो उनको घमंडिया हम लोग करते हैं। उनका क्या आधार है, किस आधार पर वो करते हैं? आज अगर देश में कहा जाए, और खास करके वैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है, और खास करके बिहार में आज भ्रष्टाचार है, आज वहां एस्टीमेट घोटाला है। देख रहे हैं 1700 करोड़ रुपए का पुल बना है और धंस जा रहा है। पदाधिकारियों बिना घूस के कोई काम नहीं कर रहे हैं, मर्डर पर मर्डर हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोग एक जात की राजनीति करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं। समूचे देश को एक करके चलने की बात करते हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का उदार विचार का एक चिन्ह है कि सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आज उनको बहुमत है, किसी तरह की जरूरत नहीं है, और आगे आने वाला दिन में भी पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा। लेकिन वो सब समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को लेकर के भारत का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, और यही मंशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण चिन्हों पर चलने का एक संकल्प इन्होंने लिया है और उसके आधार पर चल रहे हैं। तो ये काबिल तारीफ है। अब अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों अलग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको तो बहुत प्यार दिया था, मोहब्बत दिया था, सारी बात दी थी। उसके बाद भी अगर वो अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए, और वैसे लोगों के साथ हैं जिनको उन्होंने कहा था कि जंगल राज चला रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के ये में सजा बंद हैं और ये जमानत पर हैं। वैसे लोगों के साथ रह करके अपने छवि को बर्बाद कर। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का यह नाम बदलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मोदी सरकार पर नेहरू विरासत को नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आज एक प्रतिष्ठित संस्थान को एक नया नाम मिला है। विश्व भर में प्रसिद्ध नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का अब प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री की होती है तो पीएम मोदी के पास भय और असुरक्षाओं का पिटारा रहता है। वहीं इस पर सियासत भी देखी जा रही है। ऐसा है कि रोज ही चल रहा है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत तौर पर यह भूमिका है कि जो नामकरण कोई भी जगह का हुआ है उसको बार बार राजनीतिक हालात बदलते हुए रोज नामकरण बदलते जाएंगे तो वो उचित नहीं है। जो चल रहा है वो चलने दीजिए। देश में नया कुछ बनाना, नाम जरूर दीजिए ना। एक आध कोई नई चीज बनती है उसको नामकरण करें। अब रोज व्यक्तियों के नाम बदलेंगे, संस्थाओं के नाम बदलेंगे, तो ये नाम बदलने के सिलसिले से लोगों में मुझे लगता नहीं कोई एप्रिसिएशन है सर। नहीं, देखिए ये तो एक कुंठा से भरी सोच है और कुछ नहीं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर एक संस्था बनती है और उनके कार्यकाल को दर्शाने के लिए उसके लिए एक म्यूजियम बनता है और एक संस्था और संगठन बनता है। और इतिहास में भी, खासकर आधुनिक इतिहास में काम करने में उसने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। आपको प्रधानमंत्रियों के ऊपर और बाकी प्रधानमंत्रियों पर अगर कोई संस्था बनानी थी तो बनाते, कौन मना? किसी चीज को दबाकर हटाकर, इसका मतलब है आपका कोई उद्देश्य किसी को प्रदर्शित करना नहीं था। एक पूरे सहारनपुर में सरकारी अस्पताल से नवजात बच्चा चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कैसे चोरी हुआ बच्चा, क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता शरद कुमार। सहारनपुर जिला महिला अस्पताल में आज एक बच्चा चोरी होने की खबर ने पूरे जनपद में हड़कंप मचा दिया। पीड़ित महिला का आरोप है कि बच्चा चोरी करने वाली महिला पिछले 2 दिनों से जिला अस्पताल के प्रांगण में मंडरा रही थी, लेकिन सुरक्षा कर्मचारियों ने उस महिला को यहां पर रुकने का कारण भी नहीं पूछा। जिस महिला का बच्चा चोरी हुआ है उसका रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि बेहट थाना क्षेत्र की रहने वाली बंजारा महिला ने 2 दिन पूर्व ही प्रसव के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया था, जो आज सुबह 5 बजे अज्ञात महिला ने बच्चे को चोरी कर लिया। बच्चा चोरी होने के पश्चात पूरे जिला महिला अस्पताल में हड़कंप मच गया। महिला अस्पताल की CMS ने कैमरे के सामने आकर बताया है कि ये घटना जिला अस्पताल प्रांगण में घटी है और इसकी जांच का जिम्मा पुलिस को सौंप दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला अस्पताल में किसी भी बाहरी व्यक्ति या महिला को घुसने की इजाज़त नहीं है, फिर एक महिला का नवजात शिशु आखिरकार कैसे चोरी हो गया। जिला महिला अस्पताल पर इस तरह के कई सवाल खड़े होते हैं। शरद कुमार, शरद, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। हापुड़ में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ में पुलिस दबंगों पर मेहरबान नजर आ रही है। आपको बता दें, पूरा मामला हापुड़ सिटी कोतवाली का है, जहां हापुड़ सिटी कोतवाली पुलिस मारपीट करने वाले दबंगों पर मेहरबान नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि एक सभासद के साथ मारपीट करने वाले 2 दबंगों को पुलिस चौकी में तो लेकर आई, लेकिन कुछ चंद मिनटों के बाद ही दोनों दबंग आरोपियों को चौकी से छोड़ दिया गया। पूरा मामला हापुड़ के वार्ड नंबर 19 का है, जहां वार्ड नंबर 19 के सभासद प्रेम सुंदर सफाई अभियान को गति देने के लिए, सफाई करवाने के लिए कोठी गेट मोहल्ले में गए थे। जब प्रेम सुंदर द्वारा सफाई कर्मचारियों से वहां सफाई कराई जा रही थी, तभी वहां मोहल्ले के 2 दबंग सौरभ और भूपेंद्र नाम के व्यक्ति आते हैं और सभासद के साथ गाली गलौज करते हैं। जब सभासद गाली गलौज का विरोध करता है तो सभासद के साथ जमकर मारपीट की जाती है और सभासद के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, व चश्मा तोड़ दिया जाता है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित सभासद और दोनों दबंगों को लेकर चौकी आ जाती है, लेकिन चंद मिनटों के बाद ही मारपीट करने वाले दोनों दबंग आरोपियों को चौकी से छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पीड़ित सभासद ने आला अधिकारियों से गुहार लगाई है और सभासद के पक्ष में हापुड़ नगर पालिका के तमाम सभासद हापुड़ सिटी कोतवाली में इकट्ठा हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सभासद के साथ मारपीट करने वाले इन दबंगों पर हापुड़ सिटी कोतवाली पुलिस आखिर कब तक कोई कार्रवाई करती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। मिर्जापुर में महिला अस्पताल से वसूली का मामला निकलकर सामने आया है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। एक मिर्जापुर से एक ऐसी खबर आपको दिल दहला देने वाला सामने आया हुआ है। भारत सरकार ने 102 नंबर जो एम्बुलेंस बनाया है, एम्बुलेंस देश की सेवा के लिए बना, निःशुल्क बनाया गया है, तो उससे किसी से कोई पैसे न ली जाए। पर एक मिर्जापुर में एक महिला चिकित्सालय अस्पताल है, जहां पर एक हाथ बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पर एक मोहल्ला है रामबाग से एक महिला को प्रसव के दौरान पीड़ा होती है। अब वो जो है तुरंत अपने परिजन को बताते, उसके परिजन जो है एम्बुलेंस को तत्काल फ़ोन करके बुलाते हैं। एम्बुलेंस पर उस महिला को सरकारी अस्पताल में लाया जाता है और स्ट्रेक्चर के द्वारा
जो उस महिला को अंदर ले जाए, पर वहाँ पर एक वार्ड बॉय निकलता है। वार्ड बॉय कहता है कि हमको 100 रुपए से 300 रुपए तक दो, तब हम इसको उतारेंगे। लेकिन फिर भी परिजन के कहने के बावजूद जो प्रसव की गई महिला है उसको अंदर ले जाते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ऑपरेशन करने के बाद जो है कि जो वार्ड बॉय है वो जल्दी इन लोग से ज़बरदस्ती पैसे के लिए मांग करने लगता है, कहता 300 रुपये दो हमको जल्दी। तब परिजन वाले भी फिर खुश हो के 100 रुपये दिए, फिर 200 रुपये, फिर भी नहीं माना, ज़बरदस्ती उन्होंने 300 रुपये की मांग की। 300 रुपये लिया। अब बताइए कि यहाँ पर भारत सरकार फ्री निकाली है कि योजना के तहत लोग इनको सार मसाज कर रहे हैं। और आपको पता चला मिर्जापुर यह महिला अस्पताल जिस तरह से ऐसे कई कारनामे, कई हादसे ऐसे पिछले कई वर्षों से होता चला रहा है, पर इसकी जानकारी सभी को कैसे होती है कि नहीं होती है, इस पर लगाम देना यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी को चाहिए कि ऐसे लोगों को उचित कार्रवाई करें। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वाइस के लिए। सिद्धार्थनगर में एक वकील की हत्या कर दी गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के सिमरहवा गांव में एक 20 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या कर दी जाती है। आपको बता दूं कि इससे पहले उसके परिजनों ने 2 दिन पहले थाने में तहरीर भी दिया था इस मामले को लेकर कि अपहरण के मामले को लेकर, लेकिन पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थाना लोटन का मामला है, जबकि लोटन पुलिस अगर इस मामले में ध्यान दी होती तो इस तरह 20 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या नहीं होती। अब उस परिवार का रो रो के बुरा हाल है। परिवार वालों ने आरोप भी लगाया है कि अगर पुलिस सक्रिय होती तो इस तरह से ये घटना नहीं घटती। अब देखने की बात यह है कि अब उस परिवार वालों को न्याय कब मिलती है। अब जब इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक से ली गई तो उनका कहना है कि मामला संज्ञान में है, पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया गया है, आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद की जाती है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि 2 दिन पहले जब परिवार वालों ने इस तरह का तहरीर उनको दिया था तो उनको पहले एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन एक्शन नहीं लिया। अब उस युवक की हत्या हो जाती है। अब देखने की बात यह है कि परिवार को न्याय कब मिलती है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वॉइस। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।